हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर जो फर्स्ट है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उसकी दूसरी अपक्रिया को देखेंगे। बच्चों, दूसरी अपक्रिया है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। इससे पहले वाली वीडियो में हम बच्चों योगशील या जो संयोजन अपक्रिया होती है उसको हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, ये अपघटन अपक्रिया क्या होती है? इसे अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो इसमें बच्चों हम ये भी देखेंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। कोई एक ही टाइप का प्रश्न नहीं है, इसमें कई टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं या वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो ये सबसे सरल प्रश्न होता है कि हम उसकी भाषा को याद करके लिख दें। तो उससे पहले हम इसको समझेंगे। तो बच्चों, इस अपक्रिया में क्या होता है, जैसे कि कोई एक अभिकारक है, कोई भी एक अभिकारक है, मान लीजिए जो कोई अभिकारक है, ये कोई अभिकारक है, ठीक है। और जब ये टूट जाता है, तो जब कोई अभिकारक टूट जाता है, मान लीजिए कोई अभिकारक है, ठीक है, तो जब टूटेगा तो कम से कम 2 इसके टुकड़े होंगे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं उत्पाद। तो अपघटन अपक्रिया के अंदर बच्चों क्या होता है, कोई एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो इस तरह की अपक्रिया बच्चों अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहलाती है। लेकिन इसके उलट, जैसा कि हमने जो संयोजन अपक्रिया थी, जो संयोजन या इसे हम बोलते हैं योगशील अपक्रिया, इस अपक्रिया में बच्चों बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि संयोजन या योगशील अपक्रिया थी, उसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद होते हैं, अभिकारक होते हैं। ये 2 अभिकारक हैं और जब ये मिल जाते हैं तो ये एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो बच्चों बिल्कुल उलट अपक्रिया है। इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है वो। अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों, मुख्यतः अंतर इन दोनों अपक्रियाओं में यही है कि आपने इससे पहले जो संयोजन अपक्रिया पढ़ी थी उसमें क्या होता है कि 2 अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि जो अपघटन या वियोजन अपक्रिया होती है इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी ने पूछे कि अपघटन या वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको लिख देना है कि जब कोई अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अभिकारक को क्या बोलेंगे, पदार्थ। उत्पाद भी कौन है, एक पदार्थ है। तो जब कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करता है या 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब बच्चों, कोई भी जो अभिकारक होता है वो अपने आप तो टूटता नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई भी अभिकारक जो होता है वो अपने आप टूटता नहीं है, उसे तोड़ने के लिए हमेशा ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो अपघटन अपक्रियाओं में ऊर्जा दी जाती है या तभी ये टूटते हैं, बिना ऊर्जा दिए ये टूटेंगे नहीं। तो अगर हम इन्हें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देते हैं, या तो हम इन्हें गर्म करके ऊर्जा दे सकते हैं ऊष्मा देकर तो ये टूट जाएं, या हम इनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो विद्युत धारा के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसके कारण ये टूट जाएं,
या इन्हें हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो इन्हें ऊर्जा मिल जाएगी, तो ये टूट जाएंगे। तो इन 3 तरीकों से हम इन्हें ऊर्जा दे देते हैं और ये इस ऊर्जा को ग्रहण करके टूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पदार्थों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा इन अभिकारकों को ऊष्मा के रूप में या विद्युत धारा प्रवाहित करके या सूर्य के प्रकाश में रख देने पर मिल जाती है और ये ऊर्जा को पाकर या ग्रहण करके ये पदार्थ टूट जाते हैं या अभिकारक टूट जाते हैं। इसी के आधार पर बच्चों हमने किस तरीके से इनको ऊर्जा दी है। अगर हम इन्हें गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं मतलब इसे ताप देते हैं, तो जब ये टूट जाते हैं ऊष्मा देने पर ये टूट जाते हैं, तो ऐसी अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। और बच्चों इसी प्रकार अगर किसी पदार्थ को या अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इस प्रकार की जो अपघटन अभिक्रिया होती है उसे प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों अपघटन अभिक्रिया के 3 प्रकार आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है कि ऊष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटन और प्रकाशिक अपघटन इनका नाम क्यों है। तो बच्चों जल्दी से एक बार हम देखेंगे। देखो सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि इसके उलट बिल्कुल विपरीत जो अपघटन अभिक्रिया होती है या वियोजन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या हम दूसरी तरीके से ये परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कोई भी पदार्थ या अभिकारक अपने आप नहीं टूटता है, उसे तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहाँ हम ऊर्जा इसे ऊष्मा के रूप में मतलब गर्म करके या विद्युत धारा प्रवाहित करके या सूर्य के प्रकाश में रखकर इसे देते हैं। अगर हम किसी अभिकारक को या पदार्थ को गर्म करते हैं और वह टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। और जब किसी अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इसे प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो अभी अपनी भाषा की बात थी और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये आपको इस तरीके से लिखना है कि अगर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में पूछे तो मैंने बच्चों यहाँ पर आपके लिए 2 परिभाषाएं लिख दी हैं। पहली परिभाषा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरलतम पदार्थों में टूट जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। नोट क्या है बच्चों कि पदार्थों को वियोजित करने के लिए ऊष्मा, ताप, विद्युत एवं प्रकाश के रूप में दी जाती है। मतलब पदार्थों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो कि ताप से, विद्युत से और प्रकाश के रूप में दी जाती है। इसके आधार पर अपघटनीय अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो बच्चों अब हम एक एक करके इन अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया।
तो सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन। अगर पहला प्रश्न तो बच्चों इसमें यह बनेगा कि ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। अच्छा बच्चों, इसका नाम एक और होता है, ताप अपघटन भी इसे कह देते हैं, बोल देते हैं ताप अपघटन। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, कोई पदार्थ है उसे गर्म किया जाता है, तो वह पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और ऊष्मा को अवशोषित करके दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा है उस पदार्थ को या अभिकारक को गर्म करके हम देंगे। इसके बाद क्या होता है बच्चों, वो पूछता है इसके एक उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का कोई ना कोई एक आपको उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण का मतलब होता है इनकी रिएक्शन। तो पहला है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हम गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं, या तो लिख देंगे तीर के ऊपर ऊष्मा, या ताप भी लिख सकते हैं, तो यह दो भागों में टूट जाता है, CaO प्लस CO2। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे गर्म करेंगे तो ये दो उत्पाद बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है 2FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है बच्चों, जब इसे गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो यह टूट जाता है और तीन पदार्थों का निर्माण करता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसमें ये ठोस है और बाकी दो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ठोस है। इसके अलावा इसमें एक अभिक्रिया और है 2PbNO3 का होल ट्वाइस, और जब इसे गर्म करेंगे या ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों रिएक्शन जो हैं आप लोगों को बिल्कुल याद रख देनी है, बिल्कुल याद करके एग्ज़ाम देने जाना है, क्योंकि वो पूछेगा किसी न किसी एक रिएक्शन को। तो पहला प्रश्न तो बच्चों इस टाइप का बनेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करके दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों का निर्माण करता है या सरलतम पदार्थों में टूट जाता है। इसे ही ऊष्मीय वियोजन या ताप अपघटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर उसने पूछा कि ऊष्मीय वियोजन या ताप अपघटन किसे कहते हैं तो हमें ये परिभाषा लिख देनी है। अगला प्रश्न वो कहता है कि एक उदाहरण दीजिए या उदाहरण के द्वारा समझाइए या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो हम इन तीनों को याद करके ले जाएंगे और इसमें से कोई भी एक उदाहरण लिख देंगे, जैसे कि CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2 या 2PbNO3 का होल ट्वाइस बराबर 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 और 2FeSO4 बराबर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, और तीर के ऊपर बच्चों ऊष्मा लिखना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो एक टाइप का प्रश्न तो ये हो गया। अब दूसरे टाइप का जो प्रश्न इसमें बनता है उसमें वो इनके रंग के बारे में बात करेगा। ठीक है बच्चों, तो एक टाइप के प्रश्न हो गए। अब X, Y, Z के प्रश्न आते हैं कि कौन सा तत्व है, कौन सी गैस है, एक गैस है भूरे रंग की निकल रही है उसका नाम बताइए। तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों कैसे हल करना है, तो सबसे पहले पहली वाली अभिक्रिया को देखेंगे। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म किया जाता है, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है या ऊष्मा दी जाती है तो एक तो बनता है CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर बच्चों जो CaO है
इसके बारे में बुक में जानकारी दी गई है। तो CaO जो है उसके बारे में बिल्कुल हमें याद रखना है कि CaO का क्या नाम है। तो CaO, Ca मतलब कैल्शियम, O माने ऑक्साइड। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो सामान्य नाम है, इसका सामान्य नाम है बिना भुजा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO है, इसका एक नाम होता है, उसे वो नाम भी हमें याद रखना है, बिना भुजा हुआ चूना। और इसका जो उपयोग दे रखा है बुक में बच्चों, जो सीमेंट फैक्ट्री होती हैं उसमें सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें इस अभिक्रिया की पूरी डिटेल याद रखनी है। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इस अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो गैस है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो ठोस है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोष्टक में S या यहाँ लिख देंगे G। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न किस तरीके से बनता है, तो बुक में या कंपटीशन एग्जाम में देता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो एक ठोस का निर्माण होता है जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, उसका नाम बताइए। तो लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि हमें याद है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो इस तरीके से वो बना देता है प्रश्नों को। जैसे देखो, CaCO3 को गर्म करने पर एक तत्व X, एक पदार्थ भी बोल देगा, या एक तत्व Y बनता है, जहाँ X का उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है और वो ठोस है, तो उसका नाम बताइए। तो हम लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ प्रश्न बन जाता है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया के बारे में देखेंगे किस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो जो दूसरी अभिक्रिया है वो है 2FeSO4, और इसे गर्म करेंगे, या ऊष्मा देंगे, या तीर के ऊपर हम ऊष्मा लिख देते हैं या ताप लिख देते हैं। तो ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है बच्चों, ये अभिक्रिया हो गई। एक तो ये डायरेक्ट याद करनी है। अब यहाँ पर जो FeSO4 है, FeSO4 है, इसका नाम पता है बच्चों क्या है? इसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। और ये कैसे रंग का होता है बच्चों पता है? फेरस सल्फेट होता है हरे रंग का। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो कि एक ठोस है, और इसका रंग होता है भूरा। एक भूरे रंग का ठोस बनता है फेरिक ऑक्साइड, जैसे कि लाल भूरा रंग होता है, जंग पर लगा होता है, जंग जो होती है वो भी लगभग लाल भूरे रंग की होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक गैस निकलती है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और गैस निकलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें जो गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, वो रंगहीन गैस है। एक तो उसकी विशेषता क्या है? वो रंगहीन गैस है। और इसके अलावा इसमें जो तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, बिल्कुल तीखी गंध पाई जाती है, तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, मतलब दम घोंटने वाली। दम घोंटने वाली गंध पाई जाती है। अगर हम इसको सूंघेंगे तो हमारी सांसें रुक जाएंगी, और ये बिल्कुल विषैली गैस है, बिल्कुल विषैली गैस निकलती है, विषैली गैस का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इन दोनों के बारे में ही याद रखना है कि एक जो ठोस बनता है वो तो है फेरिक ऑक्साइड, जो कि भूरे रंग का होता है। जो गैस बन रही है सल्फर डाइऑक्साइड, वो रंगहीन है और तीक्ष्ण गंध वाली, दम घोंटने वाली विषैली गैस है। तो पूछते हैं कि अगर हम एक हरे रंग
के फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो एक भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, उसका नाम बताइए। तो फेरिक ऑक्साइड। या वो बोल देगा कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो उसमें एक विषैली गैस निकलती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है, उसका नाम बताइए। तो बच्चों हमें लिखना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसमें किस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो एक और है 2Pb NO3 का होल ट्वाइस, इसे गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, लेड नाइट्रेट है, तो ये बनेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये समीकरण बच्चों 10th लेवल में बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ये एक भूरे रंग की गैस निकलती है। तो इस अभिक्रिया में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये एक भूरे रंग की गैस है, भूरे रंग की गैस है। ठीक है बच्चों, तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया था तो उसमें तो एक भूरे रंग की गैस निकलती है, उसका नाम बताइए। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब जो लेड ऑक्साइड है बच्चों ये पीले रंग का ठोस है, इसका रंग पीला होता है। तो इस तरीके से बच्चों इन अभिक्रियाओं में कौन सी गैस निकल रही है, उसका नाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, हमें ये भी याद रखना है, क्योंकि जो XY करके प्रश्न बनेंगे वो इसी टाइप के बनेंगे। अब बच्चों हमने इन तीनों अभिक्रियाओं में जो कि ऊष्मीय वियोजन के अंदर पड़ी हैं, तीनों में हमने देखा है कि चाहे पहली अभिक्रिया हो CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2 या 2FeSO4 वाली, या ये 2PbNO3 का उल्टा है, इन तीनों में ये तीनों पदार्थ ऊष्मा को पहले ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, उसके बाद ये टूट रहे हैं। तो जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो कभी पूछा जाए कि ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो इसके दो आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको देना है कौन सा, कि ये अभिक्रिया कौन सी है, तो सबसे पहले लिख देंगे ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। और किसी ने पूछा क्या ये ऊष्मा शोषी भी है, तो बिल्कुल सही है, ये दोनों ही अभिक्रिया है, ये ऊष्मीय वियोजन भी है और ऊष्मा शोषी भी है। तो इस तरीके से बच्चों हमें यहाँ पर इनके आंसर देने हैं। तो देखो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया। ठीक है बच्चों, परिभाषा सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखेंगे, फिर इनके तीनों प्रकारों को एक करके देखेंगे, ऊष्मीय वियोजन की परिभाषा, इसके तीनों उदाहरण, फिर हर एक उदाहरण में किस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उसका कलर कैसा है, गैस है तो कौन से कलर की है, कैसी उसकी विशेषता है। इसमें क्या है बच्चों, अब जो सेकंड अभिक्रिया है इसमें वो है विद्युत अपघटन। इसमें क्या करेंगे, कोई पदार्थ लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कोई अपकारक लिया जाएगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो सेकंड नंबर का हम देखते हैं बच्चों, विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने जैसे कि जल का एक अणु ले लिया H2O और इसे लेकर जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, दो गैस बनाएगा, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक बनाएगा ऑक्सीजन गैस। ये संतुलित नहीं है तो इसे हम संतुलित कर लेंगे 2H2 प्लस O2। तो जब किसी पदार्थ में, जैसे कि जो पानी है ये द्रवित अवस्था है, द्रव है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दो या दो से अधिक उत्पादों का या सरलतम पदार्थों का निर्माण करता है, तो इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं।
तो 2H2O बराबर 2H2 प्लस O2। एक अभिक्रिया इसमें बच्चों और है NaCl, जो नमक होता है ठोस अवस्था में होता है, इसे पानी में घोल लेंगे तो इसकी जो द्रवित अवस्था हो जाएगी, और जब उस द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये दो भागों में टूट जाएगा, Na प्लस Cl, 2 गैस। तो संतुलित करेंगे तो 2 लगाएंगे, 2Na प्लस Cl2। तो बच्चों इस प्रकार ये विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है। इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था में, जैसे कि NaCl एक गलित अवस्था में है, या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरलतम अणुओं में टूट जाता है। उदाहरण हमें याद रखना है, 2H2O बराबर 2H2 प्लस O2, 2NaCl बराबर 2Na प्लस Cl2, और तीर के ऊपर हमें विद्युत धारा लिखना है। अब बच्चों ये वाली जो अभिक्रिया है इसका प्रयोग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें एक वीडियो डली होगी प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, उसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है। और बच्चों इस अभिक्रिया को अगर हम उल्टा लिख देते हैं कि H2 प्लस O2 बराबर H2O, 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, तो ये बच्चों योगशील अभिक्रिया का उदाहरण बन जाती है। तो इस तरीके से हमें पढ़ते समय याद रखना है कि अगर हम कोई अभिक्रिया को इस तरीके से लिख दें तो क्या होगा। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसे हम इस तरीके से लिख देंगे तो ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण बन जाएगी, और इसे इस तरीके से लिख देंगे तो ये योगशील अभिक्रिया का उदाहरण भी बन जाएगी। तो बच्चों इसमें देखते हैं कि देखो, ये अगर ये पूछ ले कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण सहित समझाइए, तो हम लिख देंगे कि जब किसी पदार्थ की गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह 2 या 2 से अधिक सरलतम पदार्थों में टूट जाता है, इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण इसके याद रखनी है, 2H2O बराबर 2H2 प्लस O2, 2NaCl बराबर 2Na प्लस Cl2। अगला है बच्चों प्रकाशिक अपघटन, कि जब किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सरलतम पदार्थों में टूट जाता है। तो इसका एक ही उदाहरण है, 2AgCl बराबर 2Ag प्लस Cl2 और 2AgBr बराबर 2Ag प्लस Br2। दोनों एक जैसे, बच्चों ने याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो इससे और देखेंगे अभी हम। तो अगला उदाहरण है प्रकाशिक अपघटन। तो जब किसी पदार्थ, जैसे कि हमने यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, कोई पदार्थ ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया सिल्वर क्लोराइड AgCl, और इसे ले जाकर सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये 2 भागों में टूट जाता है, सिल्वर चांदी और एक क्लोरीन गैस। संतुलित करेंगे, 2AgCl, यहाँ 2 लगा देंगे और वहाँ Cl2 तो है ही, ठीक है बच्चों। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है, और इसका एक और उदाहरण याद कर लेंगे, 2AgBr, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, क्लोरीन की जगह हमें ब्रोमीन लिख देना है, और सूर्य का प्रकाश इस तीर के ऊपर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 2Ag प्लस Br2। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड होता है, ये AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये श्वेत रंग का होता है, ये होता है श्वेत रंग का, वाइट रंग का होता है। और जब इसे सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये सिल्वर, चांदी जो होती है, सिल्वर या चांदी का निर्माण करता है, और इसका रंग होता है धूसर या ग्रे, मतलब कालेपन पे धूसर या ग्रे रंग का होता है, पदार्थ का निर्माण करता है। वो कौन है? चांदी। तो इस तरीका बच्चों प्रश्न बना है कि एक चाइना डिश में एक प्लेट सी होती है, चाइना डिश में एक सफ़ेद रंग के, श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका रंग धूसर या ग्रे हो जाता है। तो बताइए उस बनने वाले पदार्थ का नाम क्या है? तो उसका नाम है सिल्वर, चांदी। और बच्चों ये धूसर या जो ग्रे रंग का होता है, ये थोड़ा ब्लैक होता है, ये थोड़ा कालेपन पे होता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट मतलब श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है।
तो जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होते हैं जो फॉर्म पे लगाते हैं, परीक्षा के जो फॉर्म बनते थे पहले, आजकल तो कलर बनते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होते थे उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। उसका जो नेगेटिव आता था, तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत है और जो सिल्वर है उसका रंग ग्रे, मतलब थोड़ा कालेपन पे है, स्लेटी बोल देंगे इसको। तो इस अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इस तरीके के बच्चों यहाँ प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को ये पूरी वियोजन अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ना है। 3 प्रकार के जो अपघटन हो रहे हैं या वियोजन हो रहे हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके एग्जाम्पल, किस अभिक्रिया में कौन सी पदार्थ है, कौन से उसके टूटने से कौन से कलर की गैस बनी है, कौन से कलर का पदार्थ बना है, ये भी हमें बिल्कुल याद रखना है, जिससे कि कैसा भी कठिन प्रश्न आ जाए वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू।